वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम अपना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वाला टॉपिक एज यू नो डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में सिमिलरली मैं अपना लेक्चर हर एक चीज़ सेम चीज़ से स्टार्ट करता हूँ। फाइनेंशियल असेसमेंट एंड प्रॉपर्टी असेसमेंट। प्रॉपर्टी असेसमेंट हम कवर कर चुके हैं और फाइनेंशियल असेसमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमोटर्स मार्जिन के बारे में, कि बैंक प्रमोटर का मार्जिन पूछते हैं कि प्रमोटर कितना मार्जिन डालेगा अपने बिजनेस में, और हमें ये समझना कि प्रॉफिट प्रमोटर्स मार्जिन है क्या, बैंक ये चीज क्यों मांगता है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरे पास तो देखिए टाइम ही टाइम है इस चीज को एक्सप्लेन करने का, और मैं टाइम अपना लूंगा भी इसको एक्सप्लेन करने का। बस आपके पास समय होना चाहिए, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप इस इतना टाइम देना चाहते हैं कि नहीं इस चीज को डिटेल में समझने के लिए। मैं तो जब तक पूरा टॉपिक मेरे को तो खुद को तसल्ली नहीं हो जाती कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तब तक मैं इस चीज को समझाता ही रहूंगा, चाहे वीडियो की लेंथ बढ़ी जाए। तो सबसे पहले प्रमोटर्स मार्जिन में हम इस चीज को समझेंगे, सेकंड पॉइंट को, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई बैंक आस्क फॉर इट। देखिए पहले तो हम ब्रीफ समझ लेते हैं कि प्रमोटर मार्जिन है क्या। प्रमोटर मार्जिन का पहले सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। सिंपल मीनिंग ध्यान से सुनिएगा। प्रमोटर मार्जिन क्या है? आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया खुद के बिजनेस में, खुद के बिजनेस में, दिस इज प्रमोटर मार्जिन। आपने कितना पैसा लगाया खुद के बिजनेस में, आपने कितना इन्वेस्ट किया खुद के बिजनेस में, ये है प्रमोटर मार्जिन। तो इसका डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ये क्यों जरूरी है भाई? जो लोन है, लोन लोन सैंक्शन करना किसी को या लोन देना, लोन क्या है? लोन एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है या पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है बिटवीन द बैंक एंड द बोरोवर, एंड द बोरोवर। बोरोवर यानी कि जो पैसा हमसे लोन लेने के लिए आ रहा है वो, ये एक पार्टनरशिप है बैंक के बीच में और बोरोवर के बीच में। तो अगर ये पार्टनरशिप है तो दैट मीन्स बैंक जो है, बैंक जो है इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है बोरोवर के बिजनेस में। ठीक है, बैंक इन्वेस्ट कर रहा है बोरोवर के बिजनेस में। और बैंक इन्वेस्ट कहां से कर रहा है? आप ही का तो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जो पब्लिक है, पब्लिक है, उसकी जो सेविंग्स है, उसकी जो सेविंग्स है वो बैंक के पास आती हैं, वो बैंक के पास आती हैं, वही चीज इन्वेस्ट हो जाती है बोरोवर के बिजनेस में। ठीक है, तो भाई साहब इसमें आप एक चीज समझिए कि अगर ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप कभी अलोन तो होती नहीं है। पार्टनरशिप में दोनों बंदों को ही तो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन बाय बोथ द पर्संस। इसमें बोथ पर्संस कौन है? बोथ पर्सन कौन है? बैंक एंड बोरोवर, बैंक बोरोवर। अगर बैंक इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक इन्वेस्ट कर रहा है मीन्स बैंक पैसे का रिस्क ले रहा है। बैंक इस बिजनेस के ऊपर रिलाय कर रहा है कि भाई आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को ये लग रहा है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना ठीक है। तो भाई आपने क्या लगाया इसके अंदर? व्हाट हैव यू इन्वेस्टेड? आपने क्या पैसा लगाया ये देखना जरूरी नहीं है क्या? आपने पैसा कितना लगाया ये देखना भी तो इक्वली जरूरी है। तो इसी यही तो है आपका प्रमोटर मार्जिन। आप प्रमोटर हैं बिजनेस के, यही तो है प्रमोटर मार्जिन। ठीक है, तो इसके इसको और देखिए डिटेल में। फॉर एग्जांपल ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है जो साइकिल पार्ट्स बनाती है, जो साइकिल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो इसमें जो भी ये लैंड लैंड बनी हुई है, जो भी ये बिल्डिंग बनी हुई है, या और भी जो भी इसमें स्टॉक पड़ा है, जो इसके डेटर्स हैं या एनीथिंग एल्स जो भी पड़ा है, वो सारा का सारा फॉर एग्जांपल या उसने बैंक से पैसा उठा के लिया है, या उसने आउटसाइडर से पैसा उठा के लिया है, या आउटसाइडर से पैसा उठा के लिया है। ठीक है, ओन मनी उसने नहीं लगाई, फॉर एग्जांपल ओन मनी इन्वेस्ट नहीं की, यानी कि प्रमोटर ने अपना मार्जिन बिजनेस में नहीं डाला, ओन मनी उसने इन्वेस्ट नहीं की। कल को फ्यूचर में बिजनेस लॉस में चला गया, बिजनेस लॉस में चला गया,
तो आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर ये बिजनेस लॉस में चला गया और ये बिजनेस शट डाउन होने की कगार पे आ गया, शट डाउन होने वाला है बिजनेस, तो लॉस किसका है? हु विल बियर द लॉस? हु विल बियर द लॉस? हु विल बियर द लॉस? आप आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। लॉस विल बी बियर बाय, कौन बियर करेगा सारा लॉस अगर बिजनेस बंद हो जाता है? दोज हु हैव इन्वेस्टेड, दोज हु हैव इन्वेस्टेड, जिन्होंने पैसा लगाया है, लॉस भी तो उन्हीं का ही होएगा, ठीक है। और पैसा किन्हें लगाया है, किन्होंने लगाया है? सारा बाहर वालों ने। इस बाबूजी ने पैसा क्या लगाया है? कुछ भी नहीं। इसने पैसा कुछ भी नहीं लगाया। तो प्रमोटर का लॉस क्या होगा? जिसने बिजनेस, जिसके कॉन्फिडेंस में अपने पैसा लगाया था, उसका लॉस क्या होगा? जो बिजनेस डेली मैनेज कर रहा है, जो बंदा डेली मैनेज कर रहा था बिजनेस, जो रिस्पॉन्सिबल था सारी एक्टिविटीज के लिए बिजनेस की, जो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसने खुद का पैसा कुछ नहीं लगाया। और उस अगर उसने पैसा नहीं लगाया तो कल को अगर बिजनेस बंद हो गया तो उसका लॉस भी क्या होगा? जीरो। जीरो लॉस है। तो ये चीज आपको गलत नहीं लग रही खुद को, कि आप इतना बड़ा पैसा लगा के, इतना बड़ा रिस्क उठा के उसके बिजनेस में बैठे हुए हैं, इतना रिस्क उठा के आप उसके बिजनेस में बैठे हुए हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क लिया है। उस बंदे ने अपना कोई पैसा नहीं लगाया, उसने कोई पैसा नहीं लगाया, तो दैट मीन्स उसने रिस्क नहीं लिया। रिस्क नहीं लिया, आपने रिस्क ले लिया, कल को लॉस हो गया, सारा लॉस आपका। और जब सारा लॉस आपका, तो आपने जो ये पब्लिक ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया था, जो पब्लिक ने सेविंग देके आपके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया था, आपने उन पब्लिक का भी जो प्रॉमिस है, जो आपने उसको भरोसा था, उनका आपके ऊपर फेथ था पब्लिक का, वो भी तो तोड़ दिया आपने। फेथ भी तो अपने ब्रेक कर दिया ना पब्लिक का। तो ये चीज गलत हो गई ना। तो दैट इज वाई प्रमोटर मार्जिन बिजनेस में होना चाहिए, बिजनेस में मैंडेटरी है। प्रमोटर मार्जिन बिजनेस में होना चाहिए। और बैंक इसको मैंडेटरी करता है। बैंक मैंडेटरी मेक्स इट मैंडेटरी, कि आप अगर अपने बैंक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो प्रमोटर भी जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करे। इससे क्या पर्पज सर्व होता है, कि कल को अगर लॉस होता है, तो एक तो जो लॉस लॉस की वजह से या शटडाउन की वजह से जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है। वो रिस्क डिवाइड हो जाता है बिटवीन द बोथ द इन बिटवीन द इन्वेस्टर्स, बिटवीन ऑल द इन्वेस्टर्स। इसमें बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है। बिटवीन ऑल द इन्वेस्टर्स जो रिस्क है डिवाइड हो जाता है, रेदर देन बैंक पूरा रिस्क अकेला उठाए। तो वो रिस्क, एक तो ये रिस्क डिवाइड हो गया। दूसरा, एक बड़ी सी सिंपल चीज है, जो प्रमोटर है, अगर उसने खुद का पैसा लगाया होगा, ऑन मनी इन्वेस्ट करी होगी बिजनेस में, ऑन मनी अगर उसने इन्वेस्ट करी होगी, तो उसको एक, आप इस साइकोलॉजिकली समझिए, तो उसको एक इंटरेस्ट बना होगा। इंटरेस्ट बना होगा बिजनेस के अंदर। इंटरेस्ट बना होगा, क्या क्या इंटरेस्ट बना होगा? कि कल को कोई लॉस उसमें ना हो, कल को उसमें कोई लॉस ना हो, क्योंकि मेरे को रिस्क है मेरा पैसा गंवाने का। उसको एक इंटरेस्ट रहेगा, तो वो बिजनेस को एज गुड एज पॉसिबल उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। एज गुड एज पॉसिबल उसको मैनेज करेगा प्रमोटर। आप इस बात से एग्री करते हैं? आई एम श्योर आप एग्री करते होंगे कि वो उस बिजनेस को एज गुड एज पॉसिबल उसको मैनेज करेगा, ताकि उसको डर रहेगा कि कल को मेरा पैसा ना डूब जाए इस बिजनेस के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को होप की अंडरस्टैंड होगी होगी कि प्रमोटर मार्जिन क्या है और बैंक इसको क्यों मांगता है, प्रमोटर मार्जिन को बिजनेस के अंदर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ मच मार्जिन, कितना प्रमोटर लगाए? दैट इज द क्वेश्चन विच विल बी आंसर्ड इन एमपीबीएफ नॉर्म्स इन नेक्स्ट वीडियो। एमपीबीएफ नॉर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका मैं रिक्वायर्ड बेस जो है एमपीबीएफ नॉर्म्स का बना चुका हूं। तो वैसे जो नॉर्मल जो सिनेरियो है कि इसके अंदर 25% मार्जिन 25% मार्जिन प्रमोटर का होना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो मीन्स कि अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स 1000 रुपए की हुई हैं, 1000 रुपए की हुई हैं, तो उनमें से 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट प्रमोटर करे और 750 रुपए की इन्वेस्टमेंट आउटसाइडर्स करे। आउटसाइडर्स प्रमोटर, आउटसाइडर प्रमोटर, इस तरह की रेशो बननी चाहिए। 25% मार्जिन उसका बिजनेस में होना चाहिए। तो अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेलिंग में लेके जाते हैं।
हाउ टू कैलकुलेट प्रमोटर मार्जिन, इन बिजनेस। ठीक है, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट खुद से निजात किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग बैलेंस शीट। आपको इजीली समझाने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग बैलेंस शीट, ताकि आपको ये प्रमोटर मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है आपको ये चीज समझ में आ जाए। अब भाई ऑपरेटिंग बैलेंस शीट क्या चीज, अब ऑपरेटिंग बैलेंस शीट क्या चीज होती है, अब इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ऑपरेटिंग बैलेंस शीट क्या चीज होती है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा मैं। सिमिलर एग्जांपल जो मैं पहले उठाई थी, ये एक फैक्ट्री है, ये क्या करती है, साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, साइकिल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, अब अगर ये साइकिल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इसके अंदर इस तरह की कुछ बैलेंस शीट है, इसकी बैलेंस शीट इसकी क्या बोल रही है, इसकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट अगेन दो पार्ट्स में, मैं जैसे लास्ट वीडियोस में आपको सिखाया था, सोर्सेज ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, अब ये फैक्ट्री उसने साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की लगा ली, इसके अंदर उसके पास लैंड उसने पहले तो खरीदी 500 रुपए की, उसने उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की 1000 रुपए की, उसने साइकिल पार्ट्स बनाने के लिए मशीनरीज खरीदी 500 रुपए की, फर्दर उसने कार्स वगैरह रखी हुई हैं, कार्स कमर्शियल व्हीकल्स रखे हुए हैं 500 रुपए के, उसने कंप्यूटर्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस या एनी अदर जो फिक्चर्स आप लगा लो, फर्नीचर फिटिंग्स कुछ भी लगा लो, वो रखे हुए हैं बिजनेस में 500 रुपए के, 500 रुपए के, राइट। उसके बाद उसके बिजनेस में स्टॉक पड़ा है 1000 रुपए का, उसके बिजनेस में डेटर्स पड़े हुए हैं 700 रुपीज के, उसके पास कैश पड़ा हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस 100 रुपीज का। फर्दर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट इन आप कह लो कि कोई फूड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 300 रुपए की, इन्वेस्टमेंट करी हुई है 300 रुपए की। तो ये उसके डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स हैं, तो इनका टोटल कितना बना, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 4700, 4800, 5100 उसका टोटल बना, 5100 की उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो इसके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है, फॉर एग्जांपल उसके पास क्रेडिटर्स जो है उन्होंने उसको 1000 रुपए का उधार दिया हुआ है क्रेडिटर्स ने। अदर करंट लाइबिलिटीज जो है उनसे उसको 500 रुपए का उधार मिला हुआ है। शॉर्ट टर्म बैंक फाइनेंस उसने 500 रुपए का लिया हुआ है। उसने ऑन कैपिटल जो है वो ऑन कैपिटल उसने लगाई हुई है 2000 रुपए की, ऑन कैपिटल उसने 2000 रुपए की लगाई हुई है। और उसने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं कुछ, वो उसने कितने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं, ये डिफरेंस कितना बना, 2, 3, 4, 1100 रुपए के, 1100 रुपए के उसने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं। तो ये उसका जो है बैलेंस शीट के सोर्सेज ऑफ फंड्स है। तो अब इसके अंदर हमने क्या चीज समझनी है, अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज डिस्कस कर रहा था, अब आपके साथ मैं ये डिस्कस कर रहा था यहाँ पे कि जो एमपीबी जो हमारे पास जो बैंकिंग सेक्टर कहता है कि जो प्रमोटर का मार्जिन है वो 25% होना चाहिए, कि 25% होना चाहिए ऑफ द टोटल बिजनेस, कि जो बिजनेस में अगर बिजनेस की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका 25% मार्जिन उसका कंट्रीब्यूट होना चाहिए, या जो भी फाइनेंसिंग होने जा रही है
तो जो रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग है तो बैंक 75% कंट्रीब्यूट करेगा या वो 25% कंट्रीब्यूट करेगा। अब वो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए मैंने बताया कि ऑपरेटिंग बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है। देखिए साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है, उसके अंदर ये फूड प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, उसके अंदर ये फूड प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं बिजनेस के साथ। दिस इज नॉन रिलेटेड टू बिजनेस, दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉन रिलेटेड टू बिजनेस। भाई साहब आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप किसी साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले को लोन देने जा रहे हैं, आपको पता है कि उसका साइकिल पार्ट्स बनाने का काम है, उसकी ये बैलेंस शीट आपके सामने आ गई, बैलेंस शीट जब सामने आई तो आपने बैलेंस शीट में देखा उसकी छानबीन करके कि भाई इसकी तो एक इन्वेस्टमेंट करी हुई है इसने कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड। भाई क्या ये जो 300 रुपए है, आप मेरे को खुद बताइए, जो ये 300 रुपए है क्या इसके साइकिल पार्ट्स के साथ इसका कोई लेना देना है, साइकिल पार्ट्स के साथ इसका कोई लेना देना है, नहीं है ना, तो ये नॉन रिलेटेड टू बिजनेस है ये इन्वेस्टमेंट, राइट। अब नेक्स्ट 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 पॉइंट पे मैं आ जाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट मैं कहता हूं जो ये 1000 रुपए का स्टॉक है, 1000 रुपए का स्टॉक है, इसमें से इसमें से 500 रुपए का स्टॉक, 500 रुपए का स्टॉक नॉन मूविंग है, नॉन मूविंग है, ऑब्सोलीट है, स्क्रैप्ड है, नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई साहब आप एक बिजनेस में लोन देने जा रहे हैं, उसकी ये बैलेंस शीट आपके सामने आई है, बैलेंस शीट, उसके अंदर जब आपने देखा कि बिजनेस में पैसे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो आपने देखा कि भाई 300 रुपए तो इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, 500 रुपए पहले ही बेकार हो चुके हैं कि जिसका कोई आगे जाके फ्रूट जनरेट नहीं होने वाला, बार बार इस शब्द पे ध्यान दीजिए, आगे जाके इससे कोई फ्रूट जनरेट नहीं होने वाला। नेक्स्ट, ये मार्केट में जो हमने पैसा उधार पे बेचा हुआ है, इनमें से जो 200 रुपए हैं, 200 रुपए जिस बंदे को हमने माल बेचा था वो बैड डेट्स होने वाले हैं। बैड डेट्स तो समझते हो ना, जिस बंदे को हमने उधार माल बेचा था वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो उसका दिवाला निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब ये पैसे हमारे डूब गए हैं, डूब गए हैं तो मतलब बैड डेट्स हो गए हैं, इनकी हमें कभी भी रिकवरी नहीं आनी, रिकवरी इनकी कभी नहीं आनी, तो मतलब ये लॉस है, मतलब ये जो 200 रुपए का पैसा है, इट विल नॉट जनरेट, इट विल नॉट जनरेट एनी इनकम फ्रॉम अस, एनी इनकम फॉर अस, एनी इनकम फॉर अस, राइट। आप ये बात समझ रहे हैं ना, एनी इनकम फ्रॉम फॉर अस। तो सिमिलर सिनेरियो फिक्स्ड एसेट्स में भी हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि मशीनरी कोई खत्म हो गई है, स्क्रैप हो गई है, तो अब इसके अंदर उसकी उसका उसने अब हमें कैलकुलेट करना है बैंक ने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अब इसमें मेरे को बताइए कि व्हाट इज द प्रमोटर मार्जिन, व्हाट इज प्रमोटर मार्जिन, व्हाट इज प्रमोटर मार्जिन। आप कहेंगे कि सर सिंपल है कि 2000 रुपए उसने लगाए हुए हैं बिजनेस के अंदर, ओन कैपिटल जो है, ओन कैपिटल जो है वो 2000 रुपए की है, यानी कि उसने 2000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो ये इसका प्रमोटर मार्जिन है। आप मेरे को कह रहे हैं कि जो 2000 रुपए इसने इन्वेस्ट करे हुए हैं बिजनेस में, यही उसका प्रमोटर मार्जिन है, तो क्या आप मेरे को खुद बताइए क्या ये आपका आंसर करेक्ट है? नहीं, आपका आंसर रॉन्ग है। प्रमोटर मार्जिन क्या है उसका, उसने 2000 रुपए बिजनेस में लगाए हुए हैं माइनस, इसमें हम माइनस करेंगे फंड्स डाइवर्टेड फॉर, वर्ड देखिए, नॉन बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस, फंड डाइवर्टेड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, कितने, 300 रुपए। भाई जो फंड्स उसने डाइवर्ट किए हैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए 300 रुपए, वो तो उसकी कैपिटल उसने खत्म कर दी ना अपनी, इसमें से 2000 रुपए में से 300 रुपए तो उसने डाइवर्ट कर दिए। सर अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ सर आपने नॉन बिजनेस पर्पस क्यों लिखा? नॉन बिजनेस पर्पस से मेरा मतलब है कि मेन बिजनेस था उसका साइकिल पार्ट्स का, जिसको मैं फंड करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं लोन देने जा रहा हूँ, और उसने साइकिल पार्ट्स के अलावा किसी और पर्पस के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो नॉन बिजनेस पर्पस हो गया ना। सर इसकी कोई और एग्जांपल, इसकी कोई और एग्जांपल, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को
100 रुपये उधार दे दिया रीना को, गर्लफ्रेंड रीना को 100 रुपये उधार दे दिया। आपको यहाँ पे सिंपल एंट्री मिल गई, मिस रीना के नाम पे 100 रुपये दिख गए। आपने क्लाइंट से पूछा कि सर ये 100 रुपये किसको दिए हैं, वो ऐसे ही शर्मा के बताएगा, हाँ वो किसी को दिए हुए हैं, मैंने 100 रुपये उधार दिए हुए हैं। तो आप बताइए ये 100 रुपये यहाँ से लेस होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो नॉन बिजनेस पर्पज के लिए उसने पैसा यूज किया हुआ। अब उसके बाद डेटर्स, जो 200 रुपए के बैड डेट्स होने वाले हैं डेटर्स के, जो पता है अपने को, हमने डेटर्स की लिस्ट खोली, उसमें से हमें जो नीरव मोदी का नाम मिल गया, फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी का नाम मिल गया 200 रुपए का, कि नीरव मोदी को इसने बेचा था कुछ, 200 रुपए नीरव मोदी से लेने थे, तो वो तो खत्म हो गए ना। तो माइनस बैड डेट्स 200 रुपए, ये भी तो उसके बिजनेस से खत्म हो गए ना पैसे। माइनस सिमिलरली स्टॉक जो 500 रुपए का खत्म हो चुका है, ऑब्सोलीट स्टॉक 500 रुपए, तो कितना बचा? 2000 माइनस 500 माइनस 300, 1000 रुपए, 1000 रुपए बचा प्रमोटर मार्जिन, 1000 रुपए प्रमोटर मार्जिन बचा बिजनेस के अंदर। तो आप एक चीज मन में सोच रहे होंगे कि सर जो ये 1000 रुपए में से 500 रुपए का स्टॉक खराब हुआ है, या जो 200 रुपए के डेटर्स खराब हुए हैं, या जो ये 300 रुपए इसने लगाए हैं, ये 100 रुपए जो अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं, आपने ये कैसे मान लिया कि ये इन्हीं 2000 रुपए में से दिए हैं? ये इसमें से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते हैं। ये उसने बैंक से 500 रुपए का उधार लिया और 200 रुपए यहाँ लगा दिए, या 300 रुपए यहाँ लगा दिए, ये भी तो हो सकता है। तो भाई इस चीज में बैंक हमेशा कंजर्वेटिव होके चलता है। बैंक मानता है कि कोई भी अगर फंड डाइवर्जन या कोई भी जो लॉस हुआ है बिजनेस के अंदर, वो लॉस कहां से हुआ है? प्रमोटर की कैपिटल में से हुआ है, प्रमोटर ने अपने पैसे में से किया है, हमारे पैसे में से नहीं किया। बैंक ये सोच के चलता है हमेशा, इस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसको जो फंड्स डाइवर्जन बोलते हैं हम, कि उसने फंड्स को डाइवर्ट कर दिया बिजनेस के अंदर बाहर। तो जो अब ये जो सीन है, ये तो थी आपकी एक्चुअल बैलेंस शीट। तो इसमें अब आप बताइए मेरे को, ऑपरेटिंग बैलेंस शीट क्या हुई, ऑपरेटिंग बैलेंस शीट क्या बनी? इसमें साइड बाय साइड में ऑपरेटिंग बैलेंस शीट एक बना लेता हूं, ये एसेट साइड का यहां पे बना लेता हूं। ऑपरेटिंग बैलेंस शीट हुई, ये 1000 रुपए, ये 1100 रुपए, ये 500 रुपए, ये 1000 रुपए, ये 500 रुपए। तो ये कितना आया टोटल आपका? ये टोटल आपका आ गया 4100। यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, 500, 500, 500, ये 500, 500 तो खत्म हो गए ना। ये कितने आ गए डेटर्स, कितने आ गए आपके? 200 माइनस करके 500, और ये 0 नील, ठीक है। तो आपका ये टोटल कितना बना? 1500, 1500 और 1500 3000। ये आपका बन गया कैश एंड बैंक 100 रुपए, ये आपका बन गया 4100। तो ऑपरेटिंग बैलेंस शीट बन गई आपकी 4100 की। आपको इस चीज को रट्टा नहीं मारना कि सर हम तो फिर जब भी कभी लोन देखेंगे, हम तो इस चीज को देखेंगे कि हाँ भी कहां कहां उसने फंड डाइवर्ट किए हुए। हाँ देखिए, जरूर देखिए, आप बैड डेट्स को भी ढूंढिए, आप ऑब्सोल्यूट स्टॉक को भी ढूंढिए, पर आप मेन ऑब्जेक्टिव मत भूलिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस चीज को सीखने का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम वो ढूंढ रहे हैं, वी आर फाइंडिंग which money is generating revenue in the business। हम ये चीज ढूंढ रहे हैं भाई साहब कि कौन सी मनी बिजनेस में पैसा जनरेट कर रही है। अब वो कौन सी मनी करती है पैसा जनरेट? नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही करती है ना भाई साहब। अगर पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वही तो आपको रेवेन्यू या रिटर्न जनरेट करके देता है। अगर बिजनेस से रिटर्न जनरेट होगी तभी क्लाइंट आपको इंटरेस्ट पे कर पाएगा, आपको ईएमआई रीपे कर पाएगा, और आपका कभी फ्यूचर में जाके लोन रीपे कर पाएगा।
तो हमें तो बैलेंस शीट में वो चीजें ढूंढ रही हैं जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही हैं, किसका, जिस बिजनेस को मैं फंड कर रहा हूँ, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, जिस बिजनेस को मैं फंड कर रहा हूँ उसका रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। तो इसमें से 500 रुपए का जो स्टॉक था, यानी कि जो 500 रुपए मैंने लगाया हुआ था वो तो बेकार हो गया, वो तो फ्यूचर में मेरे को 1 रुपया भी कमा के देने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जो डेटर्स थे 200 रुपए के 700 में से, इनमें से 200 रुपए के डेटर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कल को ये 200 रुपए मेरे को आने नहीं है, ना मेरे को इनसे कुछ जनरेट होना फ्यूचर में। ये जो 300 रुपए हैं फूड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किए हुए मैंने, तो ये फूड प्रोजेक्ट से जो भी रेवेन्यू आएगा वो तो भाई साइकिल, उसके लिए मैंने पैसा थोड़ी दिया है इसको, वो तो मैंने तो साइकिल पार्ट्स बनाने के लिए इसको पैसा दिया है। मैं तो साइकिल पार्ट्स के बिजनेस में पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ। मैं फूड प्रोजेक्ट की इनकम से या फूड प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट से मेरे को क्या फायदा, कल को ये 300 रुपए पूरे के पूरे डूब जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं तो जिम्मेवार नहीं बनूंगा ना इस चीज का, मैं तो साइकिल पार्ट्स को फंड कर रहा हूँ। तो लॉजिक समझिए आप इस चीज का, कि लॉजिक ये है कि बिजनेस हम वो चीज ढूंढे कि जो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगी फ्यूचर में, और जो चीजें हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है या जिनसे हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होना, उनको हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर दें, उनको हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर दें, तो हमारे पास जो चीज बच के निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे प्रमोटर मार्जिन, उसको बोलेंगे हम प्रमोटर मार्जिन, जिसको बैंक हमेशा मांगता है कि भाई, बैंक कहता है ना कि जब 25% मार्जिन आपका होना चाहिए, ये भाई 25% नेट मार्जिन बोलता है बैंक, ये ग्रॉस मार्जिन नहीं बोलता, ये ग्रॉस मार्जिन की बात नहीं करता बैंक, ये हमेशा नेट मार्जिन की बात करता है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लें कि नेट मार्जिन की बात करता है। अब मैं एक और चीज आपके साथ ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने ऊपर लिखी भी थी, ऊपर लिखी थी मैंने अनसिक्योर्ड लोन्स की चीज, अनसिक्योर्ड लोन्स। भाई ये क्या चीज है अनसिक्योर्ड लोन्स? ये अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन क्यों किया? अनसिक्योर्ड लोन्स, ये प्रमोटर मार्जिन जो है, ये तो आपका ओन हो गया ना, बिल्कुल ओन, ठीक है। अब अनसिक्योर्ड लोन्स क्या है कि दीज आर लोन्स फ्रॉम इमीडिएट रिलेटिव्स, immediate relatives, mainly in blood relation, या सिस्टर कंसर्न्स, आपकी कोई और फॉर्म बनाई हुई है आपने, उससे आपने लोन लिया हुआ है, सिस्टर कंसर्न्स, या बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स, इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स नहीं भी है तो इमीडिएट क्लोज रिलेटिव्स वगैरह या कोई फ्रेंड्स वगैरह, उनसे आपने लोन लिए हुए हैं। ये आप नॉर्मली एमएसएमई बैलेंस शीट्स में देखेंगे कि जैसे अगर मिस्टर ए से लोन लिया हुआ है, मिस्टर बी से लोन लिया हुआ है, मेसर्स ए बी इंटरनेशनल से लोन लिया हुआ है जो कि उसकी ग्रुप फर्म में ही है, ठीक है, इनसे लोन लिया हुआ है, ये इनके बिजनेस में रुके हुए हैं, बिजनेस में ये पैसे लगाए हुए हैं, मतलब मोस्टली ये खुद की फैमिली का ही पैसा लगाया होता है बिजनेस में, जो इमीडिएट फैमिली होती है। आपका फर्ज बनता है कि जब आप किसी क्लाइंट का एसेस करो तो आप उससे उससे क्लाइंट से जाके पूछो कि सर ये मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी कौन है, मिस्टर ए बी इंटरनेशनल कौन है, उनमें से जो उसके इमीडिएट ब्लड रिलेशन में है, मान लो कि उसकी बीवी है, उसका बच्चा है, उसके फादर है, उसके मदर है, उसकी बहन है, ठीक है, जो तो इमीडिएट रिलेशन में है, या जो जिनको आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है क्लाइंट से बात करके कि भाई ये पैसे कहीं नहीं जाने वाले, ये इसी के ही पैसे हैं, इन्हीं के बिजनेस फैमिली के ही ले दे के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो भी तो इसका पार्ट ऑफ, वो जो पैसा इसका होता है, वो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होता है, इफ इफ इट इज proposed to remain for long term in business, if it is proposed to remain for long term in business, then we can we can consider it, as equivalent to promoter margin। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्विवेलेंट टू प्रमोटर मार्जिन। आप समझ गए इस चीज को? भाई साहब, उसने जो पैसा इनसे लेके लगाया हुआ है, जैसे अपने भाई से, बहन से, अपने मदर से, फादर से, बीवी से, बच्चे से, या कोई इमीडिएट रिलेटिव, या बहुत ही फास्ट फ्रेंड है, या अपनी ही कोई सिस्टर कंसर्न से पैसा लगाया हुआ है, और क्लाइंट इस चीज की रिटर्न अंडरटेकिंग हमें देने को तैयार है कि भाई ये जो पैसा है ये मैं बिजनेस में निकाल लूंगा नहीं, इसको बिजनेस में ही इन्वेस्ट करके रखूंगा, तो देन हम क्या करेंगे, इसको इसको मान लेंगे इक्विवेलेंट टू प्रमोटर मार्जिन। हम ये मान लेंगे कि ये इसी का ही पैसा है, फिर जो ये 25% की फिगर है, 25% की फिगर का इसको हम
पार्ट बना लेंगे, इट वी विल मेक इट पार्ट ऑफ 25%। हम बोलेंगे कि ये 25% में इसको भी ऐड कर लो, इसको फिर हम बोलते हैं एडजस्टेड एडजस्टेड प्रमोटर्स मार्जिन, एडजस्टेड प्रमोटर्स मार्जिन। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री में 25% मार्जिन देखा जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करेंगे, जो ये 25% का मार्जिन है, ये हमेशा हमेशा एडजस्टेड प्रमोटर मार्जिन होता है, एडजस्टेड प्रमोटर मार्जिन होता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल कई बार आपको अनसिक्योर्ड लोन्स में कोई मिल जाए पार्टी, मैसर्स एबीसी करके एबीसी एंड कंपनी, वो कह रहा है कि हाँ मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को उधार दिया हुआ है पैसा, लोन पे दिया हुआ है पैसा, ठीक है, और मैं इस पैसे को वापस कर दूंगा आने वाले टाइम में, तो फिर आप इसको अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट मत मानिए, फिर आप इसको अनसिक्योर्ड लोन का पार्ट मत मानिए, इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लीजिए। अगर वो कहता है कि मैंने इसको अगले 12 महीने में वापस कर देना है, तो दैट इट मींस इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांस, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, तो इसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दीजिए। तो हमेशा हम एडजस्टेड प्रोमोटर्स मार्जिन को लेके चलते हैं। आप इस वर्ड को कभी मत भूलना, एडजस्टेड प्रोमोटर मार्जिन, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन्स वाला कंसेप्ट में आगे चल के जब गेयरिंग एंड लीवरेज रेशो, गेयरिंग रेशो, लीवरेज रेशो, लीवरेज रेशो, जब ये चल के आगे एमपीबीएफ नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो मैं फिर से इस टॉपिक को दोबारा लेके आऊंगा आपके अंदर। ठीक है, आज भी हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया, बट इस चीज को मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेशली गियरिंग एंड लीवरेज रेशो के ऊपर। तो अब आपके को कंसेप्ट आपका क्लियर हो गए हैं एमपीबीएफ नॉर्म्स स्टार्ट करने से पहले, जो जो मेरे को रिक्वायर्ड आपको देने थे कंसेप्ट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको स्ट्रेट अवे एमपीबीएफ नॉर्म्स स्टार्ट कराऊंगा टंडन कमेटी के। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, और इस चैनल को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या जो पढ़ाई भी कर रहे हैं फाइनेंस की। तो आप जिन लोगों को जितना फायदा पहुंचा सकते हैं उतना फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। और हाँ, और ये बात फिर से कि आप चैनल की वीडियोस तो आप देख रहे हैं मेरे साथ में, पर आप वीडियोस को देखने के साथ काफी लोग 50% ऑफ जो पीपल जो वीडियोस देख रहे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरे को मोटिवेशन बहुत मिलता है आगे फर्दर इन वीडियो को कंटिन्यू करने का, और आप फर्दर कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज आपको देने का। तो प्लीज आप इस मेरे को मोटिवेट करते रहिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे को वो बताइए कमेंट्स में, हर एक कमेंट में पढ़ता हूँ। इस चैनल को जितना आप आगे लेके जा सकते हैं, ये आप ही के हाथ में है, आप ही का चैनल है। तो जितना आप आगे ले जा सकते हैं तो आपके उतना ही उन लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच।